नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हमारे इंडिया को आगे कैसे ला सकते हैं। हम इंडिया को वर्ल्ड के टॉप 2 कंट्रीज़ में शामिल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आप 7 लोगों को, और जितने हो सके नए नए सब्सक्राइबर्स लेकर आएँ और नए नए लाइकर्स लेकर आएँ। दोस्तों, देश को आगे कैसे लाएं, इसके लिए 9 पॉइंट्स हैं। 9 में से मैं आपको पहले 3 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, फिर दूसरे 3 पॉइंट्स के बारे में, फिर तीसरे वीडियो में लास्ट 3 पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारे दोस्तों, ये काम हमें भी करना होगा, मतलब हम पब्लिक को भी ये काम करना होगा और सरकार को भी ये काम करना होगा। अगर इन दोनों ने मिलकर ये काम किया तो हमारा देश 2050 से पहले ही टॉप 2 देशों में शामिल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है वन व पर्यावरण। इसका भी पहला पॉइंट है वन आरक्षित क्षेत्र। हर नगर में 1 से 2 वन आरक्षित क्षेत्र होने चाहिए। जहाँ वन व पहाड़ी क्षेत्र हैं तो उनमें 1 से 2 वन व जानवरों के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित कीजिए और वहाँ इन लोगों का घुसना अलाउड मत कीजिए। केवल वन विभाग के अलावा किसी का भी अलाउड मत कीजिए वहाँ। और कुछ जानवरों को भी रखिए वहाँ। मैदानी क्षेत्रों वाले वन क्षेत्रों में पहले तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए, फिर तालाब बनाइए, उसके बाद कुछ जानवरों को भी वहाँ रखिए। बाद में उसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दीजिए और उसमें केवल जानवर और पेड़ पौधे ही हो और वन विभाग उसका कार्य कर रहा हो। मतलब वहाँ लोगों को घुसने मत दीजिए, नहीं तो वो पेड़ पौधे तोड़ भी सकते हैं, जानवरों का शिकार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पेड़ पौधों में जानवरों का संरक्षण में उन्हें न काटें। आप पेड़ पौधों को न काटें और जानवरों को न मारें। आप ऐसा प्रयास कीजिए। ये कार्य सरकार का है और पहला कार्य है जिला प्रशासन का भी है और सरकार का भी है। ये दूसरा पॉइंट है, ये सरकार का है। आप पेड़ पौधों के काटने पर सख्त प्रतिबंध लगाइए, इसके लिए सख्त कानून बनाइए और जानवरों को मारने पर सख्त प्रतिबंध लगा दीजिए और कानून बना दीजिए। तो पेड़ पौधे और जानवरों को कुछ संरक्षण हो सकता है, इस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, कुछ अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। और इसका वन व पर्यावरण का तीसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट्स। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके लिए सरकार ने कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए जानवरों के लिए। मुख्य रूप से पहला है प्रोजेक्ट लोयन। ये प्रोजेक्ट सरकारों ने शुरू किया था, वो भी एशियाटिक लायंस के लिए। दोस्तों, आज केवल इंडिया में गुजरात का गिर नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जहाँ लायंस की पॉपुलेशन है। बाकी इंडिया में कोई भी जगह लायंस नहीं पाए जाते चिड़ियाघरों के अलावा। अब एशियाई शेर जो केवल गुजरात में पाए जाते हैं। अब क्या कीजिए, एशियाटिक लायंस को या तो आप कूनो नेशनल पार्क में भेज दीजिए। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क लायंस के लिए उचित बताया जा रहा है। या अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये देखिए दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क, ये गिर फॉरेस्ट तो MP में दिख रहा है। कूनो नेशनल पार्क आप यहाँ भेज दीजिए। नहीं तो आप क्या कीजिए कि गिर नेशनल पार्क के पास ही एक एक नेशनल पार्क बनाइए लायंस के लिए और उसे रिजर्व घोषित कर दीजिए। और ये ऐसे अगर हो गया तो दोस्तों लायंस का संरक्षण हो सकता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ केवल गुजरात के गिर में ही अगर लायंस रह गए तो लायंस का बचाव नहीं हो पाएगा। अभी गिर नेशनल पार्क का एरिया है वो है 1400 किलोमीटर स्क्वायर का। और अभी गिर नेशनल पार्क में लायंस की पॉपुलेशन 674 है, जो बढ़ती जा रही है रेगुलरली। और दोस्तों, अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रही तो शेर बहुत बाहर आने लग जाएंगे
और दोस्तों शेर अभी बाढ़ भी आ रहे हैं, जूनागढ़ तक पहुंच रहे हैं, गिरनार माउंटेन में भी आ रहे हैं शेर। गुजरात के ऐसे शेर वो उनकी पॉपुलेशन नियंत्रण में नहीं हो रही, मतलब तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों अगर शेरों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो एक और वायरस का भी खतरा है। वायरस का इसलिए खतरा है क्योंकि 1994 में अफ्रीका के तंजानिया में एक वायरस आया था जिसने 1000 अफ्रीकन लायंस को मौत के घाट उतार दिया। और वही वायरस गुजरात में भी है। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में आया था 2018 में, मतलब 2018 में। उस समय गिर नेशनल पार्क के 24 लायंस की मौत हो गई थी। दोस्तों ये वायरस ऐसा था कि पूरे गिर नेशनल पार्क को भी खत्म कर सकता था शेरों के लिए, मतलब सारे शेरों को मार भी सकता था, मगर काश अगर 24 लायंस की ही मौत हुई। इसलिए आप दूसरा नेशनल पार्क बनाए लायंस के लिए एक और, जिससे ये शेरों का संरक्षण हो सके। गुजरात सरकार को ये कार्य करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया केवल गिर नेशनल पार्क में लायंस रहे तो दोस्तों कभी न कभी ये एशियाटिक लायंस है ना, हमारी ये प्रजाति ये कभी विलुप्त भी हो जाएगी अगर गुजरात सरकार ने कार्य नहीं किया तो। तीसरा है हमारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये प्रोजेक्ट मोदी जी ने डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए 2020 में शुरू किया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन दोस्तों अभी डॉल्फिनों की भी इंडिया में कमी हो गई है थोड़ी, इसलिए डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन बनाया गया सरकार ने। और हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट 1973 को शुरू हुआ। 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था जो सफल हो रहा है अभी तक। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को शुरू हुआ जो सफल हो रहा है। पहले तो इंडिया में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे जो आज 50 हो गए हैं। हमारे राजस्थान में भी 3 टाइगर रिजर्व हैं। उन 3 का नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और मुकुंदरा नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर सरकार ने शुरू किया था और ये सफल हो गया। और फिर हम आपको अभी इसका फ़ायदा बताते हैं। अगर ये ऐसा हुआ, संरक्षण किया गया इन जानवरों का और पेड़ पौधों का, तो हमें क्या फ़ायदा है। हर व्यक्ति पर अभी औसत 428 पेड़ होने चाहिए, किंतु इंडिया में केवल 128 पेड़ ही रह गए हैं। 428 होने चाहिए मगर 128 ही हैं। तो इंसान को श्वास लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए पेड़ पौधों की जितनी हो सके आप बहुतायत कीजिए। इसलिए पेड़ पौधों जितना हो सके आप उगाइए, ये ज़रूरी है पेड़ पौधों को उगाना। इसलिए पेड़ पौधों का संरक्षण ज़रूरी है। जानवर वफादार भी हो सकते हैं दोस्तों। जब भी आप देखते हैं चोर आते हैं, तो चोरों के लिए गले में कुत्ते होते हैं, वो चोर चोरी नहीं करें इसलिए वो उन पर भौंकते हैं। ये जानवर वफादार भी होते हैं। भारत में अब एक और प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए इसके लिए, वन प्रोजेक्ट में जंगल के संरक्षण के लिए शुरू होना चाहिए। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा अपना दूसरा पॉइंट, जल संरक्षण व स्वच्छता। जल का भी संरक्षण होना चाहिए दोस्तों। मीठा व शुद्ध जल, देश में पीने के लिए मीठा व शुद्ध जल हो, जल का संरक्षण या बचत हो, जल का व्यर्थ उपयोग भी नहीं हो, नदी तालाब व झीलों का पानी अशुद्ध न हो, उसमें कूड़ा कचरा न डालें। जल संरक्षण व स्वच्छता का काम ये सरकार का भी और जनता का भी है। हमें दोस्तों हमें कभी भी झीलों तालाबों या नदियों में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। जल संरक्षण के लिए देश में सरकार को अभियान चलाना चाहिए कि
जल का संरक्षण हो, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे देश में जल की कमी हो रही है। कई जगहों पर अभी भी जल की कमी हो रही है दोस्तों। फायदा, अगर हमने जल संरक्षण किया तो हमारी पीढ़ियों को हमें इसमें आगे जाकर फायदा होगा। जल की कमी नहीं होगी, देश में जल की मात्रा अच्छी होगी मीठा व शुद्ध जल पीने से। और दोस्तों, मीठा व शुद्ध जल पीने से हड्डियां मजबूत होती है, शरीर को नुकसान नहीं होता। जल को अशुद्ध व व्यर्थ उपयोग करने से हमारे आगे जाकर जल की कमी तो होगी, और खट्टा जल पीने यानी कड़वा जल पीने से हमारी हड्डियां कमज़ोर भी होंगी। एक सरकारी कार्य इसलिए महत्वपूर्ण हुआ है, सरकार ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे खारे पानी को मीठे पानी के रूप में तब्दील किया जा सकता है। ऐसी मशीन बनाई है सरकार ने, जो बहुत उपयोगी है अभी के ज़माने में, क्योंकि साइंस बहुत आगे बढ़ गई है दोस्तों, इसलिए वो हर चीज़ संभव कर सकता है चाहे तो। शिक्षा, और हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा व साक्षरता। दोस्तों, देश में हर बालक व बालिका को शिक्षा मिलनी चाहिए। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे 2011 को लागू किया गया था। गरीब को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर सब अध्यापक गरीब को निःशुल्क शिक्षा या कम रुपए में पढ़ाते हैं तो इस देश की साक्षरता व शिक्षा में बहुत सुधार होगा। सरकार ने भी गरीबों के लिए व महिलाओं के लिए पढ़ाने के कई प्रयास किए थे। सरकार ने भी कुछ नीतियां लागू भी की थी, जैसे मैंने आपको पिछले बताया भी था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे 2011 को लागू किया गया। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों, हमें खुद भी गरीब बच्चों, बालिकाओं व बालकों को पढ़ाना चाहिए। हमें खुद भी ऐसा कार्य करना होगा, सरकार को भी करना होगा और हमें भी करना होगा। खुद भी हमें उनकी शिक्षा में मदद करनी होगी, रुपयों में और पढ़ाने में। अभिभावकों को भी बच्चों को पढ़ाना होगा व स्कूल भेजना होगा। और दोस्तों, बात करें साक्षरता की, तो ये देख सकते हैं हमारे भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जो 1947 में मात्र 18% थी। दोस्तों, हमारे भारत में साक्षरता दर में बहुत सुधार हो चुका है, किंतु अभी भी भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर 84% से कम है। भारत की साक्षरता के मामले में पुरुष और महिलाओं में अंतर है। पुरुषों की साक्षरता 82.14% है, वहीं महिलाओं का प्रतिशत 65.46 है। और दोस्तों, बात करें राजस्थान की साक्षरता की, तो 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% थी। दोस्तों, हम अनुमान लगा सकते हैं 2011 में 66.11% थी, तो 2020 में लगभग 70 से 75% साक्षरता दर होगी। और अभी भारत की साक्षरता वर्तमान में 80% होगी, क्योंकि 2011 में 74.04% थी। हमें इसमें और भी सुधार की आवश्यकता है शिक्षा व साक्षरता में। 2011 में राजस्थान की साक्षरता 66.61% भी थी। राज्य में भी बहुत सुधार हुआ है, किंतु अभी और सुधार की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति 2020, हम आपको ये दूसरा पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति हमारी संस्कृति के लिए बनाई गई है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। ये 2020 में लागू हुई, जुलाई के लास्ट में 2020 में सरकार ने इसे लागू किया था। सरकार ने इसे तैयार किया। यह भारतीय संस्कृति के अनुसार बनी है। सब देश अपनी ये संस्कृति की भाषा में पढ़वाते हैं लोगों को, और बच्चों को सब अपनी भाषा में पढ़वाते हैं।
हमारे देश में भी हमारी संस्कृति के अनुसार पढ़वाना चाहिए, इसलिए ये शिक्षा नीति लागू हुई। फायदा, नई शिक्षा नीति हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। दोस्तों, आज जापान आगे है, इसका ये भी एक और कारण ये भी है कि जापान के लोग हमारे गणेश जी की पूजा करते हैं, ये भी उनका कारण है। हमें अपने देश की संस्कृति को अपनाना होगा अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो। जापान भी आज हमारी थोड़ी संस्कृति को अपनाता है, इसलिए भी वो आगे है, इसका ये भी कारण है। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी अगर देश में शिक्षित व्यक्ति बढ़ गए तो हमारा देश शिक्षित देशों की सूची में हो जाएगा, नहीं तो हमारा देश पिछड़ता जाएगा। दोस्तों, कि दुनिया तो आगे बढ़ रही है खूब। अगर लोग किताबों पढ़ना लिखना सीख गए तो हमारी साक्षरता बढ़ेगी विश्व में। दोस्तों, चलिए वीडियो खत्म हो रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, नमस्कार दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना हो सके आप नए सब्सक्राइबर्स लेकर आएँ और जितना हो सके आप शेयर करें इसको, जितना हो सके लाइक्स लेकर आएँ। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। कमेंट में ये ज़रूर लिखना, भारत माता की जय। चलिए दोस्तों।